हाल के समय में दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे इलाकों में कई फर्जी कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ हुआ। आए दिन खबर आती है कि राजधानी या एनसीआर में पुलिस ने किसी फेक कॉल सेंटर से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की। मिसाल के लिए 16 जून 2021 की एक खबर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एक फेक कॉल सेंटर चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 4 महिलाएं थीं। पुलिस ने बताया था कि पहले ये लोग किसी फेक कॉल सेंटर में काम करते थे, बाद में मिलकर अपना फर्जी कॉल सेंटर चलाने लगे। आरोपी क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लोगों को कॉल करते थे, उन्हें आकर्षक स्कीम सुनाकर झांसे में लेते थे, पर्सनल डिटेल्स हासिल करते थे और फिर फ्रॉड को अंजाम देते थे। ये तो सिर्फ एक खबर है। थोड़ा सा भी अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि पिछले कुछ समय से देश में फर्जी कॉल सेंटर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। कुछ मिसालें देखें। 11 जून 2021 महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। ये भी इसी मॉड्यूल पर काम कर रहा था कि लोगों को कॉल करो, लोन के आकर्षक ऑफर दो और फिर डिटेल्स हासिल करके ठगो। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कथित तौर पर पता ही नहीं था कि वे फर्जी कॉल सेंटर के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी मालिकों को भी गिरफ्तार किया था। 11 जून को ही हरियाणा के फरीदाबाद में 2 फेक कॉल सेंटर्स पकड़े गए। कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग सीधे अमेरिका के नागरिकों को चूना लगा रहे थे, उन लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करके। 27 मई 2021 नोएडा में एक फेक कॉल सेंटर पकड़ा गया। इसका एक ऑफिस यही नोएडा में था तो दूसरा मुरादाबाद में। ये लोग विदेश से भारत में की जाने वाली कॉल्स या भारत से विदेश में की जाने वाली कॉल्स को आईएसडी से लोकल कॉल्स में बदलने का काम करते थे। करीब 300 आईएसडी कॉल्स हर मिनट लोकल में बदली जा रही थी। इससे सीधे सीधे भारत सरकार को चूना लगाया जा रहा था। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉल्स पर लगने वाले सिक्योरिटी चेक में भी ये लोग सेंधमारी कर रहे थे। 9 फरवरी 2021 नोएडा में एक और फेक कॉल सेंटर का पता चला। सेक्टर 63 की एक बिल्डिंग में किराए का कमरा लेकर ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपी जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले थे। ये लोग भी आईएसडी कॉल्स में सेंधमारी करके ठगी कर रहे थे। इन कॉल सेंटर्स के ठगी के तरीके को समझकर ही खुद को ठगने से बचाया जा सकता है। इसे समझने के लिए हमने बात की नोएडा के एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल से। उन्होंने बताया, बहुत से तरीकों से ठग इन कॉल सेंटरों के माध्यम से जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। कभी नौकरी के नाम पर तो कभी लॉटरी का झांसा देकर। विदेशी नागरिकों को भी नहीं छोड़ते। ये लोग लगातार नए तरीके तलाश करते रहते हैं। जैसे ही कोई ठगी का तरीका पुराना होने लगता है, लोग फंसना कम कर देते हैं तो ये नया तरीका इजाद कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं ठगी। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि फेक कॉल सेंटर लोगों को फोन करते हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड, नौकरी, लोन, लॉटरी जैसे ऑफर दिए जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करते ही लोगों का अकाउंट खाली कर दिया जाता है। वे बताते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये नंबर लेकर और आपकी डिटेल जानकर ठग आपको चूना लगा सकते हैं। वहीं विदेश में रहने वालों को वायरस और कार्ड ब्लॉक की बातों से डराकर उनकी डिटेल हासिल की जाती है और फिर उन्हें ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लिया जाता है। ठगी का एक तरीका जामताड़ा तरीके के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ठग लोगों को फोन करते हैं और उनकी डिटेल हासिल करके उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। इन ठगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि झारखंड के जामताड़ा जिले से फोन करते हैं, इसलिए इसे जामताड़ा तरीका कहा जाता है। ठगी के इस मॉडल को एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव के पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। स्मार्टफोन यूजर हैं। कुछ समय पहले उनके पास एक कॉल आया, जिसमें उन्हें पेटीएम के केवाईसी कराने को कहा गया। उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहा गया। उन्होंने समझा कि वाकई पेटीएम से फोन है, लेकिन इसके बाद उन्हें झटका तब लगा जब उनके फोन पर अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज आने लगे। उन्होंने बैंक में फोन कर जब इस बारे में बताया, तब तक ठग 1 लाख रुपए उनके खाते से निकाल चुके थे। इसके बाद पीड़ित गाजियाबाद पुलिस के पास पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन बाद पता चला कि ठगी झारखंड से हुई है। पीड़ित के पैसों का कभी पता नहीं चल सका। ये जामताड़ा मॉडल था। इंटरनेट मामलों के जानकार सुभाष सैनी बताते हैं कि इस तरह के मामलों में अपराधी कम ही पकड़े जाते हैं। अगर ठगी करने वाला इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहा है या फिर ऐसे इलाकों से कॉल करता है जो बहुत दुर्गम है, तो पुलिस चाहकर भी पीड़ित की उचित मदद नहीं कर पाती। झारखंड, उड़ीसा, कश्मीर और कभी कभी तो पाकिस्तान से भी ऐसे फोन लोगों को पहुंचते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। लेकिन कॉल सेंटर तो महानगरों से संचालित किए जा रहे हैं, तब क्या इनको पकड़ना आसान है?
दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद में भी ऐसे कॉल सेंटर चल रहे हैं। सवाल ये कि इन कॉल सेंटरों को पुलिस कैसे जांचती है, कैसे पता चलता है कि कॉल सेंटर असली है कि नकली है। एडिशनल डीसीपी नोएडा अंकुर अग्रवाल बताते हैं, जामताड़ा मॉडल थोड़ा अलग है। वहां स्थानीय लोग भी ठगों के साथ हो सकते हैं। उनको पकड़ना बहुत कठिन है, हालांकि नामुमकिन वो भी नहीं है, लेकिन कठिन है। नोएडा जैसे शहरों में सीसीटीवी कैमरे हैं, लोग सतर्क हैं, तो ऐसे में थोड़ा आसान होता है पुलिस के लिए। हमारी एक टीम संदेह होने पर कॉल सेंटर में जाती है और मैनेजर से बात करती है। यदि कॉल सेंटर असली हैं, तो आसानी से सारे कागज आदि दिखा देते हैं, जांच में सहयोग करते हैं, लेकिन नकली कॉल सेंटर के अधिकारी बहाने बनाते हैं। इस स्थिति में हमारी टीम बैकअप टीम को इशारा कर देती है। बैकअप टीम, जिसमें कई अधिकारी होते हैं, मौके पर पहुंच जाती है। कंप्यूटरों की जांच में सारी स्थिति पता चल जाती है। तब हम लोग आगे की लीगल कार्रवाई करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कर्मचारियों को पता होता है कि वो कहां पर काम कर रहे हैं। किसी भी कॉल सेंटर में 15 से 20 युवाओं का स्टाफ होता है। कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं, क्या उन्हें पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं और लोगों को चूना लगा रहे हैं? क्या वो ये जानते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा हो सकती है? इन सवालों पर डीसीपी अंकुर कहते हैं कि ना केवल इन लोगों को ठगी के काम की जानकारी होती है, बल्कि इंसेंटिव के लालच में अधिक से अधिक लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया, इन लोगों की एक फिक्स सैलरी होती है 15 से 25 हजार महीने तक। इनको लालच भी दिया जाता है कि फिक्स सैलरी के अलावा इनको हर केस, हर ठगी का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी मिलेगा। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाकर अधिक से अधिक पैसे ठगने की कोशिश करते हैं, ताकि इंसेंटिव अधिक मिल सके। कॉल सेंटर के मालिक या मैनेजर स्टाफ को शुरुआत में ये सब नहीं बताते। जब कोई नौकरी करने लगता है, उसे ये सब पता लगता है, तब ये बातें बताते हैं। ऐसे कर्मचारी भी ठगी में हिस्सेदार बन जाते हैं। पकड़े जाने पर किस तरह की सजा हो सकती है, इस बारे में भी जान लेते हैं। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त धाराओं में केस दर्ज करती है। आईटी एक्ट की धारा में भी केस दर्ज होता है। अगर ये लोग किसी बड़ी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो 467, 468 धारा के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 420 और आईटी एक्ट में 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स कभी किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के पिन और सीवीवी कभी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स फोन पर किसी अजनबी को नहीं देनी चाहिए। फोन पर अगर कोई आपको बीमा, आरओ, इंटरनेट कंपनी, लॉटरी, नौकरी, लोन की बात कह रहा है, तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। लोन और बीमा खुद उनके ऑफिस जाकर कराने चाहिए। केवाईसी से लेकर केबीसी तक के नाम पर ठगी का कारोबार चल रहा है, इसलिए इन सब से बचकर रहें। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।